अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मार्केटिंग में आपने 47 सर्टिफिकेशंस की, इसकी क्या वजह थी? 47 तो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे जिसकी सर्टिफिकेशन नहीं थी मेरे पास। डिग्री जो मैंने स्टार्ट की थी अपनी, तो फिनलैंड के अंदर स्टार्ट की थी मेरी। कोर्सेज करना जस्ट मेरा एक वो नहीं था कि जस्ट कोर्सेज लेके जो वो सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेते थे, मेरा वो गोल नहीं था कभी भी। और स्किल वो चीज़ है जो आप जितना मर्जी हासिल करो वो कम है। पढ़ने का एक शौक़ था कि पढ़ना है, मज़ीद इसके अंदर अपने आप बेहतर करना है, तो उसके एक जस्तजू के अंदर बस लगा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शाहज़ेब वहीद साहब, ये बुनियादी तौर पे तो एक स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और बेशुमार सर्टिफिकेशंस भी अपनी स्टडी के साथ साथ इन्होंने की हैं। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो ये है कि इन्होंने अपनी 3.5 ईयर्स पे मुहित डिग्री, यानी 3.5 साल में जो डिग्री बैचलर्स की जाती है, उसको 1.5 साल में मुकम्मल किया और अच्छे CGPA के साथ। हम इनसे जानेंगे कि ये कमाल कारनामा इन्होंने किस तरह सर अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब वहीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने 3.5 साल पे जो मुहित डिग्री थी उसको 1.5 साल में किस तरह किया, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग नहीं जानते कि 47 सर्टिफिकेशंस भी आपने मार्केटिंग से रिलेटेड की, तो ये सारा काम किस तरह किया? डिग्री जो मैंने स्टार्ट की थी अपनी, तो फिनलैंड के अंदर स्टार्ट की थी मेरी। और जब पहला सेमेस्टर था मेरा, उसके अंदर सिर्फ 25 क्रेडिट्स किए थे। तो उनका एजुकेशन सिस्टम मुझे पहले सेमेस्टर में आइडिया हो गया था कि किस तरह का है। और उस टाइम मेरा रेजिडेंस परमिट के थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे, मैं उस टाइम फिनलैंड जा नहीं सका। तो जो पहला सेमेस्टर था मेरा ऑनलाइन हुआ था, तो उसके अंदर एक तो ज़्यादा कोर्स में उठा नहीं सकता था। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो अलाउ करते हैं हमें कि एक्स्ट्रा कोर्सेज उठा सकते हैं। जिस तरह अगर फर्स्ट सेमेस्टर चल रहे साथ थर्ड सेमेस्टर के उठा सकते हैं, साथ फिफ्थ के उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी अलाउ नहीं करता। तो वहाँ पे हमें क्योंकि अलाउ था, तो पहला जो सेमेस्टर था उसके अंदर जस्ट मैंने देखा कि किस तरीके के वो हमें उनका स्टडी है, किस तरह से वो हमें टीच करते हैं। तो पहले सेमेस्टर में ये अंदाज़ा लगा, जब सेकंड के अंदर गया मुझे आइडिया हो गया था किस तरीके से पढ़ना है यहाँ पे। तो मैंने उनको अपनी मैनेजमेंट से बात की, मैंने कहा मैंने ज़्यादा कोर्सेज उठाने हैं और डिग्री मैंने अपनी, पहले मेरा प्लान था कि 2.5 साल में डिग्री करूँगा, और उसके बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता 2 पे लेकर आया। फिर पॉसिबिलिटी नज़र आई कि नहीं, जब मेरा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो मेरे जो मेजॉरिटी पढ़ने वाले कोर्सेज थे वो सेकंड के अंदर ख़त्म हो गए थे। थर्ड के अंदर थीसिस रह गया था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, जो कि देखने में ऑलमोस्ट लग रही थी कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन और ये यूनिवर्सिटी ने मुझे बार बार कहा था कि पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कितना मैनेज कर सको। तो बार बार, क्योंकि कोर्सेज जो मेरे मोस्टली पढ़ने वाले थे, 95 क्रेडिट्स मेरे सेकंड में हो गए थे, सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जिसके अंदर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 भी शामिल थी, वो 12 क्रेडिट की थी। और जब थर्ड के अंदर आया तो मेरे पास कोर्सेज कुछ रह गए थे, 90 क्रेडिट्स टोटल थे, इंक्लूडिंग 15 क्रेडिट्स थीसिस के थे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इसमें शामिल थी, 18 क्रेडिट्स की। तो वो फिर यूनिवर्सिटी से मैं उनसे बात करता रहा, क्योंकि वो वहाँ पे कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे इवन कि अगर आपने 1-2 कोर्सेज भी उठाना हो तो आपको पता नहीं किन किन अथॉरिटी से आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 कोर्सेज मिलते हैं। वहाँ पे क्योंकि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, उन्होंने ये नहीं रखा हुआ कि आपने यही फॉलो करना है। एक प्लान उन्होंने दिया हुआ है, एक प्लान आपका है। तो मैंने अपना प्लान उनको दिखाया, उनको समझ में आया, उनको नज़र आया कि ठीक है कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मार्केटिंग में आपने 47 सर्टिफिकेशंस की, इसकी क्या वजह थी? मुझे पढ़ने का शौक़ काफ़ी देर से ही था, और कोर्सेज़ करना जस्ट मेरा एक वो नहीं था कि जस्ट कोर्सेज़ लेके जो वो सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेते थे, मेरा वो गोल नहीं था कभी भी। मेरा था कि जितना ज़्यादा सीख सकूँ उसके अकॉर्डिंग बस मैं कोर्सेज़ की तरफ जाता रहा। तो कुछ सर्टिफिकेशन मिल गई, कुछ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ जिसकी सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। तो 47 तो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ के जिसकी सर्टिफिकेशन नहीं थी मेरे पास, लेकिन उसका स्किल है। तो मेरा ये था कि किसी एक स्किल के अंदर घुस जाओ, उसको इतना सीखो कि आपको, क्योंकि तालीम वो चीज़ है कि आप, और स्किल वो चीज़ है जो आप जितना मर्ज़ी हासिल करो वो कम है, क्योंकि फ़ील्ड बहुत बड़ी है। एसईओ की मैं बात करूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मेरे एसईओ के ऊपर ग्रिप रही है, वेब डेवलपमेंट में रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस थी। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा आप आगे एडवांसमेंट में जाते हैं, बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। तो वो पढ़ने का एक शौक़ था कि पढ़ना है, मज़ीद इसके अंदर अपने आप को बेहतर करना है, तो उसके एक जस्तजू के अंदर बस लगा रहा। सर, आपकी कंपनी है स्टेलबी, जो कि फ़िनलैंड में है। मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से अपनी इस कंपनी के ज़रिए और अपने काम के ज़रिए पाकिस्तान को हेल्प और सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं?
स्टाइल का बेसिकली जो आगाज़ किया था मैंने पाकिस्तान से ही किया था। 2019 में मैंने पाकिस्तान में ही फ़ाउंड की थी, लेकिन जब बाहर किया फ़िनलैंड में तो फिर मैंने वहाँ पे जाके उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ वहीं पे सारा मूव कर लिया। अब इसका जो फ़ायदा बेसिकली मिल रहा है वो बेसिकली पाकिस्तानियों को इस तरह मिल रहा है कि यहाँ पे ही मैं एम्प्लॉयमेंट ले रहा हूँ। सही। तो यहाँ यहीं सारे से एम्प्लॉयज़ यहाँ क्या फिनलैंड जी। में आपके पास? जी, जी। सही से। तो सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ से हायर करता हूँ, रिमोट वर्क के ऊपर काम करवाता हूँ और वहाँ पे मैं किसी को हायर नहीं करता। वहाँ से क्लाइंट्स लेता हूँ और सिर्फ फ़िनलैंड के क्लाइंट्स नहीं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा के क्लाइंट्स हैं मेरे पास, यूके के हैं, यूएसए के हैं और इवन ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो मेजॉरिटी काम मेरा उस साइड पे और फ़िनलैंड के अपने क्लाइंट्स भी हैं और कुछ वेरी लिमिटेड पाकिस्तान से भी क्लाइंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान से मेजॉरिटी मेरी ये कोशिश होती है कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जितनी मैं ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ वो करता हूँ यहाँ पे। सर्विसेज मेरी वेब डेवलपमेंट की हैं और मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाती है। मेजॉरिटी सारी मेरी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और मार्केटिंग में आती है। सर, जब आपने आगाज़ किया अपने बिज़नेस का फिनलैंड में ख़ास तौर पे, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? इनिशियल जब आगाज़ किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था बिज़नेस का कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होना है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता देखी, पढ़ी, लोगों से पूछा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता प्रोसेस स्मूथ हो गया। तो जब इनिशियली देखा कि जो लोगों से पूछा उनका बड़ा मुश्किल काम होता है, इस तरह से होता है, लेकिन वहाँ पे कोऑपरेटिव होते हैं और वहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तो उस लिहाज से बड़ा ईज़ी हो गया था। अगर मैं जनरली बताऊँ तो मुझे पाकिस्तान में जब रजिस्टर करवाई वो मेरे लिए हेक्टिक था, लेकिन जब मैं फ़िनलैंड में रजिस्टर करवाई वो इतना हेक्टिक नहीं था, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड थी और स्मूथ थी। यहाँ पे हर एक किसी बैंक के पास भी मैं जाऊँ, वो 4 चीज़ें माँगते हैं जो कि उनके पास ऑलरेडी होती हैं, फिर भी आगे से एक्स्ट्रा नहीं, आप वो दो, वो दो, वो दो। तो वहाँ पे क्योंकि एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो उनके पास हर चीज़ की एक्सेस ऑलरेडी मौजूद होती है। तो जैसे उनका प्लान बताना होता है, बाकी एक हर चीज़ हमारी सोशल सिक्योरिटी नंबर पे होती है। तो वो उन्होंने इसके तरीके से अलाउ किया, तो फिर बड़ा ईज़िली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गई। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ किया, उन्होंने बताया था कि फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान में अगर हम कोई 2-3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहें वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो प्रैक्टिकल वर्क को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे जो एक रटा सिस्टम है उसको अगर हम ख़त्म कर दें, उसकी जगह पे प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ लेकर आएँ, तो वो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट्स हैं और यहाँ की कंपनीज़ के लिए भी बेनिफिट्स हैं। तो एक्चुअल लर्निंग आपकी तब होती है जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम करते हैं। यहाँ पे तो एक अगर हमने वो आज से 10-20 साल एक बल्कि मेरे कज़न है, वो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ और वो मेरे से पूछ रहा था इनका बिज़नेस प्लान है, और वो बिज़नेस प्लान मानते ही सिर्फ इनका माइक्रोसॉफ्ट हो गई है, जो बड़ी कंपनीज़ हो गई उनका ही बिज़नेस प्लान चलते हैं, बाकी छोटी कंपनीज़ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके लिए। तो वो मेरा ख्याल है एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे अपने बिज़नेस पे काम करने का मौका दिया, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहता है, तो आई गेस उसको प्रमोट करना चाहिए और यूनिवर्सिटी को इसमें हेल्प आउट करनी चाहिए कि वो अपने सिस्टम पे काम करे, ताकि जब वो कल को बाहर निकले तो उनके पास एक अपना प्रॉपर बिज़नेस खड़ा हो। ये ना हो कि वो फिर एक एज अ ग्रेजुएट तो निकल आए, लेकिन स्किल उनके पास ना हो, ना उनके पास बिज़नेस हो, वो जस्ट इधर उधर के धक्के खा रहे हो। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आप काम करेंगे तो वो फिर आई गेस सारों के लिए एक बेहतरीन सलूशन होगा। सर, आप स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी देते हैं फ़िनलैंड में तालीम के, जॉब्स के मौक़ों के हवाले से, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त फ़िनलैंड में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या क्या स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो आईटी का चल रहा है। आईटी का अगर कोई भी बंदा है तो वो बड़ी इजीली पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़िनलैंड में डायरेक्ट अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करने हैं ना, तो आईटी की फील्ड है जो डायरेक्ट आपको यहाँ से जॉब देके वहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाती है। वरना अगर कोई बिज़नेस से रिलेट करते हैं, किसी और फील्ड से रिलेट करता है, वो डायरेक्ट नहीं आ पाता। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं फिर वहाँ पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात लैंग्वेज बैरियर की आती है, क्योंकि फ़िनलैंड एक यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है। तो फ़िनलैंड में एक अच्छी चीज़ ये है कि 70% फिन्स को वो आती है, इंग्लिश आती है, तो वो ईज़िली कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन जब आपने प्रोफेशनल वर्क में जाना होता है तब वो फिनिश का एक थोड़ा सा इशू आता है। तो लेकिन जब सीख जाते हैं लैंग्वेज तो बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं इस कंट्री को वो कहता हूँ, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी जाता है तो वो पाकिस्तानी वहाँ पर रूल करता है, इंस्टेड के जिस तरह यहाँ पे अगर आप एक पीएचडी भी है वो तो यहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे अगर कोई ग्रेजुएट किया है तो वो एक रूल करता है जब उसको ज़बान आ जाए। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली साहब ख़ुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लेक्चर्स वगैरह मैं खुद सुनता हूँ। उनकी जो फाउंडेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मैं जनरली बताऊँ कि मैंने इस तरह की बहुत कम देखी है फाउंडेशन जो एक स्कॉलरशिप में देख रहा था ये प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट की काउंसलिंग भी करते होते हैं और स्टूडेंट्स को बेसिकली एक रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पे करियर डेवलपमेंट
मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई प्रमोट करता हो, लेकिन सिवाय इनके कि इनको ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक प्रमोट करते हैं, इनको एक प्रॉपर लाइफ के अंदर एक स्किल भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई गेस इस तरह के मज़ीद काम और भी फाउंडेशंस को करने चाहिए और इनको भी अल्लाह ताला खूब तरक्की अता करे। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। जैसे आपने माशाल्लाह कम टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव काम किया, ये किस तरह किया? कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? और टाइम मैनेजमेंट आपने खुद कैसे की? टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हर बंदे के पास 24 आवर्स ही होते हैं, मेरे पास भी 24 ही थे। तो बेसिक चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा टाइम हमने अपने आप को ऐसा फ्री टाइम में देना होता है। कभी हम इधर बैठ के कभी फ़ोन चला लिया, मतलब फ्री बैठ के भी या किसी चाय के ढाबे पे बैठ के, हमारा यहाँ पे मेजॉरिटी ये होता है। वहाँ पे मैं जब था तो मैंने अपने आप को कोई टाइम नहीं दिया, मैंने टोटल अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं 4-4 दिन नहीं सोया, उससे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। और खाने का मेरा था कि सिर्फ दिन में एक टाइम खाया करता था। यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद किसी ना किसी को भूख लगी होती है कि बाहर होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो इवेंचुअली चीज़ यही होती है कि हर बंदे के पास 24 आवर्स होते हैं, टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। आपने चीज़ देखनी कि पहले आपको रिक्वायर्ड किया है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप पहले अपने आप को स्किल पर टाइम देंगे। अगर आपके पास जॉब है, फिर आपकी ये साथ फैमिली है, तो आपकी कोशिश होगी पहले आप जॉब को टाइम दें, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। यहाँ पे देखें, या तो अगर किसी के पास जॉब है, वो सिर्फ जॉब को टाइम देता है, घर आके फैमिली को टाइम ही नहीं देना, आके सो लिया, फिर सुबह उठे जॉब पे गए, तो उससे उनकी फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है। लेकिन अगर कोई जॉबलेस है, वो टोटल फ्री टाइम के अंदर गुजारता है, वो फिर ये नहीं देखता कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कुछ स्किल ही सीख लूँ। नहीं, मेरे पास जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट का कसूर। उनका सिंपल ये होता है कि हमने हर चीज़ गवर्नमेंट पर डालनी है या इंस्टीट्यूट्स पर डालनी है, कि उनको CV दी थी मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो अपने आप को कोई टाइम नहीं देता, जब कोई खुद अपनी मदद नहीं करता, तो आई गेस खुदा भी उसकी फिर उस टाइम में मदद नहीं करता। जब आपका एक प्लान होता है कि मैंने ये प्लान फॉलो करना है और उम्मीद होती है अल्लाह के साथ, तो अल्लाह ताला रास्ता ऐसे ही निकालते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, वो सिर्फ अपनी प्रायोरिटाइजेशन है कि आपने खुद पहले किसको तरजीह देनी है, इसको तरजीह देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्लान खुद मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच शाहज़ेब भाई साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह इन्होंने टाइम मैनेज करके अपने आप को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना के ये सारा कुछ अचीव किया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।